अभी कुछ दिनों पहले मैं फ्यूचर मार्स सिटी के बारे में लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मार्स जो कि एक बंजर जमीन है उसे हम हैबिटेबल बना सकते हैं और कुछ सालों में हम वहां जाकर रह सकते हैं। अब ये सारी चीजें सिर्फ हवा में नहीं है, ये सारी चीजें पॉसिबल लगने लगी है क्योंकि एलॉन मस्क बहुत तेजी से इस चीज पर काम कर रहा है। लेकिन मार्स तो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट है, तो फिर हमारे पूरी गैलेक्सी में कितने ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि मार्स जैसे नहीं बल्कि हमारी अर्थ जैसे हैं या फिर उससे भी बेहतर। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैं कंप्लीटली शॉक्ड रह गया क्योंकि 2020 की एक स्टडी के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 6 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि हैबिटेबल हैं। इसी स्टडी को क्लियर करने के लिए एक और एस्टिमेट लगाया गया जिसमें यह पता चला कि हमारी गैलेक्सी में ही 300 मिलियन प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि हमारी अर्थ की तरह हूबहू हैं। मतलब यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, खूबसूरत लैंड्स हो सकते हैं और हमारी अर्थ की तरह एक थिक एटमॉस्फेयर भी हो सकता है जो हमें सन की यूवी रेस से बचाता है। अभी तक साइंटिस्ट ने 24 प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया है जिसमें से 16 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि हमारी अर्थ जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये एक्सोप्लैनेट्स हैबिटेबल कैसे होते हैं। एक प्लैनेट को हैबिटेबल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका हैबिटेबल जोन में होना, जिसको साइंटिस्ट गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये प्लैनेट के स्टार से उतनी दूरी होती है जहाँ प्लैनेट ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा, क्योंकि अगर प्लैनेट स्टार के ज्यादा नजदीक रहा तो वो जल जाएगा और ज्यादा दूर रहा तो वो बर्फ का गोला बन जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट हैबिटेबल जोन वाले प्लैनेट्स को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि यहाँ लिक्विड वाटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और लिक्विड वाटर मतलब लाइफ। लेकिन फिर भी यहाँ सिर्फ प्लैनेट का हैबिटेबल जोन में होना ही काफी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उस प्लैनेट को राइट साइज का होना और जिस स्टार के अराउंड वो ऑर्बिट करता है उसका भी पर्टिकुलर टाइप का होना और सबसे बड़ी बात स्टार का स्टेबल होना। फॉर एग्जाम्पल हमारा खुद का सन जो कि एक येलो ड्वार्फ स्टार है, ये पिछले 4.5 बिलियन ईयर से एकदम स्टेबल है। लेकिन ज्यादातर स्टार्स स्टेबल नहीं होते जिनकी वजह से वो सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लैनेट पर लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन सारे प्लैनेट्स में से सबसे पहला प्लैनेट है केपलर 452b जिसे हम सुपर अर्थ भी कहते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है उसे हम G2 स्टार कहते हैं। इस प्लैनेट का एक साल अर्थ के 385 डेज का होता है। ये प्लैनेट अर्थ से 50% बड़ा है और G2 स्टार हमारे सन से लगभग 10% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारे सन से 20% ब्राइट है। इसकी दूरी हमारी अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर्स है और ये सोलर सिस्टम लगभग 6 अरब साल पुराना है और इसका सन हमारे सन से 1.5 अरब साल पुराना है। मतलब ये सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से भी पहले बना था। अभी तक तो हम प्लैनेट के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का नजारा कैसा होगा? बहुत सारे साइंटिस्टों के अनुसार ये ग्रह नुकीली चट्टानों वाला हो सकता है। इसके पास एक थिक एटमॉस्फेयर भी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स इतने ज्यादा हैं कि लगभग पूरी सरफेस को कवर करके रखते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऑक्सीजन होने के चांसेस हैं और हो सकता है कि यहाँ पर बैक्टीरियल या फिर सिंगल सेल लाइफ भी मौजूद हो, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि अभी तक हमारे साइंटिस्टों को यहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म के सबूत नहीं मिले हैं। इस लिस्ट का नेक्स्ट प्लैनेट जिसके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट है जिसकी दूरी अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का स्टार एक एम ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सन से लगभग 10% छोटा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये स्टार सुपर एक्टिव है जिसकी वजह से प्रोक्सिमा बी को हमारी अर्थ के मुकाबले 70% ज्यादा एनर्जी मिलती है। सुपर एक्टिव स्टार्स ये उस टाइप के स्टार्स होते हैं जिनकी सोलर फ्लेयर्स बहुत खतरनाक होती है और इनसे निकलने वाला रेडिएशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सिस्टम में मौजूद प्लैनेट से एक झटके में पूरी लाइफ फॉर्म को इरेडिकेट कर सकता है और पूरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकता है, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के साथ हो चुका है। तो इस हिसाब से प्रोक्सिमा सेंटोरी बी एक रेतीला प्लैनेट होगा, क्योंकि अगर कभी भी इस प्लैनेट के अंदर हालात ठीक रहे होंगे तो भी इसके सुपर एक्टिव स्टार ने इसे तबाह कर दिया होगा।
और इसके एटमॉस्फेयर को उड़ाकर इसे एक मार्स की तरह बंजर बना दिया होगा। इससे नजदीक एक और प्लैनेट है जिसका नाम है कैपलर 186f, जिसे कैपलर टेलीस्कोप की मदद से कुछ साल पहले ढूंढा गया था। ये एक कमाल का प्लैनेट है क्योंकि ये उन प्लैनेट्स में से एक है जिनका साइज लगभग हमारी अर्थ जितना है और ये सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर है। ये प्लैनेट स्टार से निकलने वाली 30% एनर्जी को रिसीव कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ अर्थ के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ठंड हो सकती है। लेकिन अभी हम इसके एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है जो कि लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को देख सके और उसे परख सके। लेकिन अगर इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक हुआ जो कि सनलाइट की गर्मी को ट्रैप कर पाए और प्लैनेट को गर्म रख पाए, तो यहाँ की सरफेस पर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और इसके अंदर की लाइफ के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ प्लांट लाइफ की बात करूं तो यहाँ अर्थ पर मोस्टली प्लांट्स ग्रीन होते हैं क्योंकि वो सन की अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कैपलर 186f जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक कूल एम ड्रॉप स्टार है, जिसकी वजह से प्लैनेट की सरफेस मोस्टली इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करती है जो कि लाइट के स्पेक्ट्रम में एक डिफरेंट वेवलेंथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन ब्लैक होंगे क्योंकि वह सन से आने वाली सभी तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये डिम स्टार दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर हम कभी भी यहाँ या फिर इसके जैसे और भी प्लैनेट पर जाने के कैपेबल होंगे तो यहाँ पर हमें कलर्स बिल्कुल अलग ही दिखाई देंगे। आगे हम जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं शायद आपने उसके बारे में भी सुना होगा, जिसका नाम है ट्रैपिस्ट 1, जिसे 2015 में ढूंढा गया था। इस सिस्टम में टोटल 7 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। यहाँ का स्टार एक अल्ट्रा कूल एम ड्रॉप स्टार है और इस स्टार का साइज हमारे जुपिटर जितना है। इसके अंदर 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हैबिटेबल जोन में हैं और इनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स चट्टानी हैं। लेकिन यहाँ पर भी लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला। अगर हम इंसान कभी भी यहाँ पर जाकर रह पाए तो इनमें से एक प्लैनेट से बाकी का व्यू बहुत अमेजिंग होगा। इसका स्टार हमारे सन के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन इसके प्लैनेट्स बहुत नजदीक होने की वजह से ये हैबिटेबल हैं। इस डिस्कवरी ने ड्रॉप सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल दिया क्योंकि ये एक बिल्कुल सही जगह है हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए और हो सकता है कि एक दिन हमें किसी प्लैनेट पर लाइफ के होने के सबूत भी मिल जाए, क्योंकि ड्रॉप स्टार्स इस गैलेक्सी में बहुत कॉमन है। लेकिन लाइफ अभी तक सिर्फ अर्थ पर है जिसे हम जानते हैं, क्योंकि हमने 40 सालों तक इस स्पेस में रिसर्च की और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। ये सारे प्लैनेट्स थ्योरेटिकली हैबिटेबल हैं और फ्यूचर में हम शायद इसे इंसानों के लिए कॉलोनाइज कर पाएं। पर यहाँ फिर से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे अभी के रॉकेट साउंड से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकते हैं। इसका मतलब है कि एक रॉकेट को प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी तक पहुंचने में एटलीस्ट 100,000 ईयर्स लग जाएंगे, जो कि अभी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो कि बहुत तेजी से स्पेस में ट्रैवल कर पाए और ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया है, वार्प ड्राइव और क्रायो। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी की मदद से ये बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो कोई ना कोई ऐसा टेक जरूर बना लेंगे जिससे हम स्पेस में बहुत तेजी से ट्रैवल कर पाए, क्योंकि 2070 में नासा का एक प्लान है जिसमें वो फर्स्ट इंटरस्टेलर मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर इंटरस्टेलर हैबिटेबल प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने का पोटेंशियल होगा। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी भी इन प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे या फिर हम अर्थ से सिर्फ इसे देखते रह जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर करना। ओके, बाय।